तो एक बार फिर से स्वागत करिए डॉक्टर संजय साहनी जी। अपनी रचना का परिचय वो स्वयं ही देंगे। मैंने आप लोगों को सब लोगों को परिचय दिया हुआ है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार और शुभ संध्या। अक्सर हम लोग गुड इवनिंग कहते हैं, इन गुड इवनिंग इज अ वेदर रिपोर्ट, तो शुभ संध्या ज़्यादा अच्छा है। मैं शेखर जी का बहुत आभारी हूँ और बहुत देर तक अपनी खुद की तारीफ सुनना मुश्किल होता है। अभी नहीं क्या करें ये सवाल है। शर्मा के भी नहीं चलता, बेशर्म भी नहीं हो सकता। और कई बार तो ऐसा होता है कि इन्फॉर्मेशन हमने ही दी थी। वही बात है। मैंने आपसे कोई कविता मिली है? अभी सुनने वालों का स्वभाव कैसा है ये अगर आप जानना चाहते हो तो ये कविता का कागज आपके हाथ में आने के बाद आपने उस कागज का जो भी किया है वो आपका स्वभाव है। सबकॉन्शियस माइंड में आप जो करते हो वो आपके स्वभाव का लक्षण है। ये कविता मैं आपके सामने तो सकता हूँ, लेकिन आप सबसे विनती है कि जैसे और इसलिए ये दो शब्द आ जाएंगे तो आप सभी अपना दाहिना हाथ ऊपर करके जोर से मन करे हम प्रसन्न ऐसे जोर से चिल्लाएंगे। क्यों चिल्लाना है वो बाद में बताऊंगा, लेकिन अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी अमीरी, अपना इंटेलेक्चुअल साइंस को भूल जाओ और पूरा हाथ ऊपर करना है। ये ऑटो रिक्शा वाले जब ऐसा इतना ही हाथ बाहर निकलते हैं, मालूम नहीं पड़ता है पीछे टर्न कर रहे कि नहीं कर रहे, ऐसे नहीं, पूरा हाथ करना है। मैं कविता पढ़ता हूँ। आपने कभी बिना मोबाइल खेलता हुआ बच्चा देखा है क्या? आपने कभी कीचड़ में खेलने का मजा लिया है क्या? क्या भागे हो कभी तितली के पीछे होकर दंग, और कभी देखे हैं क्या डूबते सूरज ने आसमां में बिछाए रंग? सुनो मेरी जरा जीने की रफ्तार करो कम, सुनो मेरी जरा जीने की रफ्तार करो कम, फिर भगवान होगा आसन्न और इसलिए आप जी रहे हैं क्या मन में लेकर विसंवाद? किसी से शुभ प्रभात कहा तो मिलता है क्या प्रतिशत? रात होने पर आप बिस्तर पर जाकर सोते हो और दिन के 1000 घोटाले याद करके बार बार खांसते हो। सुनो मेरी जरा जीने की रफ्तार करो कम, फिर भगवान होगा आसन्न और इसलिए आपने कभी कहा बेटे से तुझे चाहिए वो दे दूंगा कल, और जल्दबाजी में देखा नहीं उसकी आंखों में खुशियां हुई ओझल। खो दिया ना दोस्त, कभी समय निकाल कर निभाई क्या दोस्ती? झप्पी देकर हंसी मजाक में की है क्या कभी मस्ती? हाँ सुनो मेरी जरा जीने की रफ्तार करो कम, फिर भगवान होगा आसन्न और इसलिए आपका जीना बन गया जानवर और आप ही शिकार करते हो। आपका जीना बन गया जानवर और आप ही शिकार करते हो, और तेजी से जाकर आप खुद को ही मारते हो। आप जब चिंता करते हो और पूरा दिन उसी को गढ़ते हो तब आपने जीवन खत को अधूरा ही पढ़ते हो। जिंदगी है नहीं स्पर्धा, इसलिए ध्येय पूरा करो मत छोड़ो आधा। सुनो मेरी जरा जीने की रफ्तार कम करो, फिर भगवान होगा आसन्न और इसलिए अभी चिल्लाना क्यों है जोर से? उसकी वजह यह है कि जब आप एक साथ घोषणा देते हो तो जो बिल्डिंग सिस्टम है वो एक दूसरे के साथ मिलती है और उससे एक ताकत बनती है, एक संगत शक्ति बनती है। जैसे म्यूनसिपल कर्मचारी केबल उठाते हैं, पाइप उठाते हैं तो जोर लगा के है वैसे चिल्लाते, उसकी वजह यही है। तो खैर अभी जो भी 20 मिनट आपके सामने बात करूँगा मैं, वो आप एक संग श्रवण शक्ति से सुनने वाले हो, इसलिए अपने हाथ ऊपर। देखिए मन अप्रसन्न होने की क्या कारण है? सबसे पहला कारण है मन अप्रसन्न होने का, मुझे जो लोग मिले हैं भले वो फैमिली हो या बाहर हो, तो मेरे पसंद के नहीं है। ये पहला कारण है दया पसंद का। अभी घर में तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि माँ बाप और बहन और भाई ये अपना चॉइस नहीं रहता है ना, कोई ऊपर वाला पूछता नहीं है ये पिताजी चाहिए आपको या ये चाहिए या आईटी में है या गवर्नमेंट में है, ये पूछता नहीं है। तो जो भी मिले हैं वो अपने भाई
अपनी बहन जो भी है वो नंबर भी हम नहीं तय करते, हम कितने नंबर पे वो आप नहीं तय करते। अभी मेरे घर में मैं 3 नंबर, बड़ा भाई, बड़ी बहन और फिर मैं। तो कई सालों तक मैं चर्चा घर में सुनता रहा रात को खाने के बाद कि संजय गंभीर नहीं है, संजय सीरियस नहीं है, संजय की जिंदगी का क्या होगा। क्योंकि और पहले जो 4 जन हैं, माँ, पिताजी, बहन, और उनको तो नेचुरल अधिकार था, कुदरती अधिकार था मेरे बारे में बात करने। तो एक दिन मैंने कह दिया पिताजी से और माँ से कि मैं गंभीर नहीं हूँ, सीरियस नहीं हूँ, मेरी गलती नहीं है। तो माँ ने कहा मतलब क्या है? मतलब देखो पहला लड़का हुआ था, दूसरी लड़की हुई थी, तो चौकोन पूरा हो चुका था, आपने तीसरा सीरियसली लिया नहीं। तो मैं सीरियस होने की संभावना नहीं है। जन्म भी हुआ वो महीना मई का महीना था, तो जैसे पैदा हुआ बाहर छुट्टियां चल रही थी, मेरे वेकेशंस। तो सवाल ये है कि प्रॉब्लम कब आता है? अब वो पहले आते शादी के बाद कि जो अपना पति है या पत्नी है, और वो भी बाद में मालूम पड़ता है कि ये मनपसंद नहीं है। और जैसे 40 उम्र हो जाएगी तो प्रॉब्लम और भी बढ़ता है, क्योंकि मन और कमर अपनी अपनी जगह बदलते हैं। 40 में वो मन छोटा हो जाता है और कमर बड़ी हो जाती है, तो प्रॉब्लम और भी बढ़ता है। लेकिन ये अप्रसन्नता का प्रमुख कारण मैंने देखा है, कई कारण है अप्रसन्नता के। घर में सुबह आने वाला अखबार वो कहाँ पसंद करता है, कई सारे निगेटिव न्यूज़ बार बार हम पढ़ते हैं, अगर और वो भी उसके पहले ही पन्ने पे बड़ी टीवी सीरियल की ऐड रहती है, अमित अंकिता को हाँ कहेगा क्या, स्टार+ SMS 5252। तो अभी सुबह सुबह अखबार इसलिए पढ़ते कि कुछ क्या मिल जाएगा, लेकिन ये देखने के बाद नहीं तो बिल्डर की बड़ा इश्तेहार रहता है, बिल्डर का नया गृह प्रकल्प करवे रोड पुणे, वो 12 स्टोरी बड़ी बिल्डिंग रहती है और 4थे माले की गैलरी में कोई कम कपड़े वाली फॉरेन की मॉडल हाथ में चाय का कप लेके गैलरी में खड़ी है और नीचे लिखा है हवेशिन फ्लैट्स। अभी कोई लॉजिक है ना? पुणे में आप बताइए मुझे करवे रोड पे हवेशिन फ्लैट्स, जिस रोड के कुत्ते भी आजकल ऐसी पूंछ हिलाते हैं, ऐसी हिलाने के लिए जगह नहीं है, इतनी भीड़ है वहां पे, कहाँ से हमें सुबह उठने के लिए पढ़ना पड़ता है। उस दिन कोई आदमी करवे रोड से क्रॉस करना था, तो किसी ने पूछा क्रॉस करना है रास्ता कैसे करें, तो दूसरे ने कहा यहाँ रास्ता क्रॉस नहीं करना, आपको वही उसी साइड पैदा होना पड़ता है। कई कारण है अपने जिंदगी में जो अप्रसन्नता लाते हैं। एजुकेशन है वो भी अप्रसन्नता लाता है। जो पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, शिकागो, मराठी में यहाँ शिकागो फिर गो। परसों एक चाचा मेरे थे बूढ़े, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गया था, तो उनसे पूछा मैंने क्या करता है पोता आपका? तो कुछ नहीं, इंजीनियर हुआ और महात्मा गांधी के आह्वान को प्रतिशत देते हुए यूएस चला गया। महात्मा गांधी के कौन से आह्वान को आपके पोते ने जब प्रतिशत दिया, तो उन्होंने कहा छोड़ो भारत। तो क्या हुआ, भारत ये समझ नहीं पा रहे कि गांधी जी ने कहा किससे, अंग्रेजों से कहा या हमसे कहा। तो ऐसे कई कारण हैं जो हम अप्रसन्न रहते हैं। जैसे कोरोना का समय आ गया, वहाँ पे उस मृत्यु का भय हमारे मन में, इसलिए अप्रसन्न है। लेकिन मैं प्रसन्न रहता हूँ। मुझे कोई पूछता है उपाध्याय आप कैसे हो, तो मैं कहता हूँ मस्त बिंदास 24 तास। मस्त बिंदास 24 तास है, वैसे हमें रहना है, क्योंकि मन अगर प्रसन्न होगा तो सभी सिद्धियां प्राप्त होती है, तब तक नहीं होती। अभी इन्होंने बहुत अच्छा गाया, लेकिन मैंने देखा कि प्रसन्न मुख से अगर शास्त्रीय संगीत भी गाया जाएगा तो सुनने वालों के लिए सुगम होता है, लेकिन चेहरा प्रसन्न होना चाहिए। तो कई सिंगर्स मैंने देखे हैं शास्त्रीय गाने वाले जो अपना पूरा रियाज लोगों के सामने पेश करते हैं, लेकिन इतना मूड एक्टिव करते हैं कि फिर ऐसा लगता है कि यार क्यों इतनी तकलीफ है।
तो मैं जब मेरे घर की गैलरी खोलता हूँ तो सामने विंग में जो लोग, कुछ लोग गैलरी में खड़े रह के दांत मांजते हैं, उनको बड़ा बेसिन लगता है। तो वो इतने सरप्राइज होकर मेरी तरफ देखते कि यार ये इतना खुश क्यों है। और हर रोज तो उन्होंने पूछा मुझसे कि आप इतने खुश कैसे रहते हो। मैं बोला देखो, सुबह तो मैं बहुत खुश रहता हूँ क्योंकि उसकी वजह है। क्या वजह है? मतलब उसकी वजह है कि कल रात को ऊपर वाले ने मुझे उठाया नहीं, तो पेनलेस हार्ट अटैक। रात को नींद में उठा लेता तो पता भी नहीं लगता ना सुबह कौन आए, कहाँ लेके गए, कौन लोग हंसे, कौन रोए, पता नहीं लगता है। तो इसलिए मैं खुश रहता हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ, इसी में खुश रहता हूँ। कि पश्चिम की तरफ जाने वाले पंछी देखता हूँ, फिर प्राजक्त के फूल के पेड़ के नीचे छोटे छोटे नाजुक फूल गिरे हुए हैं, फिर मन में लगता है यार इस फूलों के ऊपर स्कूटर ले जाओ या नहीं ले जाओ। ये सब मनुष्य के दिल में रहता है। संवेदना जो है मनुष्य के मन में है, जानवरों के मन में है नहीं। तो कुत्ता पेड़ के पास आके कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमें सोचना पड़ता है कि मतलब ये बुद्धि और प्रेरणा का सवाल है। प्रेरणा पे जो जी रहा है वो प्राणी है और बुद्धि पे जी रहा है वो मनुष्य है। तो हमें उस तरह से देखना होगा इसकी तरफ, पहली बात। दूसरी बात ऐसे कि हमारे यहाँ शास्त्रों में 4 तरह की मृत्यु है। उसमें से पहला मृत्यु है वो दैनिक मृत्यु। जब हम रात को सोते हैं वो दैनिक मृत्यु कहा गया, क्योंकि नींद में हम क्या करते हैं हमें पता नहीं, मरने के बाद हम क्या करते हैं पता नहीं। अभी मेरी शादी होने के बाद ये शूटिंग वाले मोबाइल आने तक के दिन तक मेरी पत्नी और मेरा हर सुबह झगड़ा हुआ। तो वो कहती थी मुझे पहले मालूम रहता था कि आप कराटे मारते हो तो मैं शादी नहीं करती। मैंने बोला अब वो जमाना आ गया है कि शादी के पहले मालूम होता है। बोला हमारे जमाने में वैसे नहीं था। लेकिन फिर उसने शूटिंग ही किया रात को, ऑडियो विजुअल तैयार किया मोबाइल में, ये आगे आपकी नाक और ये सामने। लेकिन इसका मतलब ये रहा कि नींद में मुझे पता नहीं लगता ये मृत्यु की स्थिति है, इसलिए उसको दैनिक मृत्यु कहा है। तो वो एक निद्रा है और एक चिरन निद्रा है। जो मृत्यु है वो चिरन निद्रा है, लेकिन निद्रा शब्द इस्तेमाल किया है। दूसरा मृत्यु कहा गया हमारे शास्त्रों में अवस्थान्तर। एक एक अवस्था मर गई मेरे। मैं छोटा था, बाल्य मर गया, फिर युवा हो गया, युवा मर गया, फिर मैं प्रौढ़ हो गया, प्रौढ़ता मर गई, और फिर मैं बुढ़ापा में आ गया, वृद्ध हो गया। तो ये 4 अवस्थाएं गई, इसलिए दूसरा मृत्यु है। तीसरा है द डेथ ऑफ इनोसेंस। एक बार 5, 6, 30 ये टेबल मेरा बायाट हो गया तो मैं उल्टा पीछे अज्ञान में वापस नहीं जा सकता। एक बार ज्ञान मिलने के बाद मैं अज्ञान में नहीं जा सकता। और चौथा मृत्यु हम अक्सर मतलब हम मरते हैं, मतलब देह का मृत्यु है। तो इसलिए मैं 50% खुश रहता हूँ लोगों को, और यही मैं सबको बोलता रहता हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे पैदाइशी ट्रिब्यूट दिया है खुश रहने का, उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। 50% खुश हूँ क्योंकि जिंदा हूँ। क्या बात आपने मोबाइल बंद किया लेकिन बेल बंद रहेगी, उसको बेल देना पड़ेगा मुझे। बेल के बदले में बैल भी ले सकते। लेकिन देखिए एक तो क्या मेरे प्रोग्राम में स्क्रिप्ट तय नहीं है। आपके चेहरे की तरफ देख के मैं तय करता हूँ क्या बोलना है आगे है, इम्प्रॉम्प्टू है जो भी बोल रहा हूँ इसलिए। और मेरे प्रोग्राम में कभी मुझे व्यत्यय नहीं आता, कुछ भी हो। एक बार मेरा प्रोग्राम चल रहा था और वो हॉल का जो मिस्त्री आया था कांच बिठाने के लिए, तो मिस्त्री ठाक 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 की आवाज़ करने लगा। तो मैंने स्टेज से उसकी तरफ देखा तो वो मुझे वहाँ से कहता है कि आप चालू रखो, मैं नहीं डिस्टर्ब होने वाला। तो ये 50% मैं जिंदा हूँ, 25% आज रात वापस दैनिक मृत्यु आने तक मुझे सब मिलने वाला है। तो चलो 75% मैं प्रसन्न हूँ। 20% मेरा ही कर्म वापस आता है, जैसी करनी वैसी भरनी। आज क्या कर पाएगा? 31 दिसंबर को वही रात को कुछ गलत चीजें करता हूँ, शराब पीता हूँ या कुछ भी सिगरेट, और दूसरे दिन सुबह भगवान का क्या संबंध है? तेरा कर्म वापस है। तो वो 20% मतलब टोटल 95% किसी भी मनुष्य को मुंह टेढ़ा करने का अधिकार नहीं है। पहली बात वो प्रसन्न रहना ही है। और सबसे हसीन बात यह है कि इसमें अंदर से प्रसन्नता आती है। मतलब ये मनुष्य मिला इसलिए मैं खुश हूँ, या चीज मिली इसलिए मैं खुश हूँ, ऐसा नहीं है।
बाय सोर्स टू फोर्स प्रसन्नता जाती है, और वैसे रहेंगे तो फिर अपने आप बात बनती है। और कुछ ट्रिक्स है उसमें जो मैं बता रहा हूँ आपसे कि खुश रहने के, प्रसन्न रहने के क्या क्या तरीके हैं। उसमें से पहला तरीका ये है कि हर रोज सुबह आप जब जागते हो तो बिना अपने बालों को हाथ लगाए, किसी ने भी, पुरुष हो तो उन्होंने भी हाथ नहीं लगाने वाला है, नहीं, चेक मत कर। औरतों ने भी हाथ नहीं लगाना बालों को, जो भी लास्ट सीरियल देखते वक्त जो भी किया होगा शादी में भी बहुत ही जो भी रही। और कल सुबह करके देखो, आप सीधा जाके आईने के सामने खड़ा है कल सुबह। मैं आपको लिख के देता हूँ कि इतना कॉमेडी चेहरा पूरे दिन में आपको दिखाई नहीं देता। दूसरा फायदा ये है कि अगर दिन भर आपका कुछ काम नहीं हुआ तो सुबह सुबह किसका मुंह देखा था ये आप बोल नहीं सकते। ये छोटे तरीके हैं जो छोटे समय में आपके सामने प्रस्तुत करना है। मैं क्यों खुश रहता हूँ, और इनके साथ जब दोस्ती हुई तब मुझे वो समान शीले सख्या, क्योंकि ये भी जैसे उन्होंने कहा कि अगर मोबाइल बंद नहीं कर पाओगे तो खड़े रहो और मोबाइल पे बैठो, वो अच्छा आइडिया है। कहने का मतलब जिंदगी की तरफ देखने का जो तरीका है वो इस तरह से होना चाहिए। तो इसलिए दूसरा उसका आइडिया है वो है शिष्य बनना। जिंदगी में दूसरे को पढ़ाने सिखाने मत जाओ। देखो मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, ऐसे बोलना ही नहीं। तुम सिखाओ, तुम सिखाते रहो, तुम ही शिकवा, कोई शिकवा नहीं। ऐसे अब सबसे मजा आता है जब मैं जैसे मुंबई में रहता था और फिर अभी पुणे में रहता हूँ, तो पुणे में जब आया तो मेरे कॉलोनी के बाहर एक लड़का हाथ छोड़ के साइकिल चला रहा था। तो मैं स्कूटर पे आया, मैंने पहले देखा कि ये मेरे सामने नहीं गिरने वाला, और फिर ओवरटेक करते करते मैंने टॉर्च मारा उसको। मैंने कहा क्या बढ़िया साइकिल चलाते हो, हैंडल भी नहीं पकड़ते तो हैंडल चाहिए क्यों? ऐसे मुझे लगा क्या बात की मैंने, लेकिन वो ओरिजिनल निकला पुणे का। पहला पुणे में होगा। उसने मुझे जवाब दिया, नहीं अंकल बीच बीच में घंटी बजानी पड़ती है। इतना खुश हुआ। इसने मुझे ये सिखा है कि एक ही प्रश्न की तरफ एक ही तरीके से मत देखो, और भी एंगल है उसी प्रश्न की तरफ देखे कि जहाँ शायद जवाब हो सकता है। तो ये मैंने सीखा उससे। ये अगर मैं इसलिए सीख पाया क्योंकि मैं शिष्य वृत्ति में उसके साथ बता पड़ा। जैसे मैंने साइकिल रोकी, उसके पीछे जाके मैंने उसको बड़ा हुआ खिलाया। मुझे ये क्या है, मतलब यू मेड माय इवनिंग। और यही सही है। अभी मैं प्रवचन करता हूँ, मैं कई लोगों ने मुझे गलती से आध्यात्मिक गुरु माना है, तो नहीं वो ईटीवी में मेरे प्रवचन चलते थे भगवद गीता पे, 3 साल तक चले। तो ईटीवी पे देखा तो वहाँ पे तो ओम, पीछे ओम, गले में मारना, सीधा लगे, तो वो एम्बियंस ऐसा रहता है कि गुरु मानना ही पड़ता है। तभी लोग बुलाते हैं प्रवचन करने के लिए। तो कोकण एरिया में क्या था, गाँव में तो श्रीवर्धन गाँव में प्रवचन हुआ, और दूसरा प्रवचन गुड़गांव में था। लेकिन मैं एसटी स्टैंड पे देरी से पहुंचा तो मैंने एसटी मिस की, तो मैं चलने लगा। 40 मिनट तक चलते रहा, लेकिन गांव कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो किसान काम कर रहा था रास्ते में, बाजू में खेत में। तो मैंने उससे पूछा, भाई साहब ये गुड़गांव गाँव आने के लिए कितना समय लगेगा? तो उसने कहा चलते रहो चलते रहो। तो ऐसे क्या जवाब दे रहा है? फिर हाथ जोड़ के पूछा, भाई साहब बताइए ना कितना समय लगेगा? फिर उन्होंने वही जवाब दिया, चलते रहो चलते रहो। ऐसे क्या जवाब दे रहे? ऐसे जवाब देते इसलिए कोकण का विकास नहीं होता है। तो मैंने चलना शुरू कर दिया। 15 कदम में आगे गया, उसने मुझे बुलाया, रो भाई साहब क्या है? 15 मिनट। तो फिर वहां खड़ा था तब क्यों नहीं बताया? उसने कहा तुम्हारा स्पीड देखा। सही बात है। उसने कहा मुझे तो 10 मिनट लगते हैं, आप चलोगे तभी मालूम होगा ना। ये भगवद गीता का तीसरा अध्याय है, कर्म योग है। तुम एक जगह पे खड़े रह मत पूछो मुझे कि क्या होने वाला है, चलते रहो फिर बात बनेगी। तो ऐसे मैं सीखते रहता हूँ। मुझे ब्लड प्रेशर भी मुझे कुछ ना कुछ सिखाते रहता है। 120/80 है ना, बार बार ब्लड प्रेशर मुझे कहता है, संजय जी आपको बराबर 100 कभी मिलने वाले नहीं है। कभी 20 ज्यादा मिलेंगे, कभी 20 कम मिलेंगे, कभी 20 ज्यादा मिलेंगे, कभी 20 कम मिलेंगे। 120/80 120। अब
में ECG कैसे आता है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर ऐसा आता है ना ECG, कि नीचे वाले जो पॉइंट्स है वो भी मान्य करो। वो लोग करते नहीं है, जो कहता है नहीं मुझे परफेक्ट चाहिए 100%, उसका ECG सीधा आता है। और लोग उसको सीधे ले जाते हैं। क्या मतलब, रात तो सही थे, ECG सीधा है। देखो मेरा कहना इतने है कि जन्म नाम का स्टेशन तो निकल चुका था जब मैंने आंखें खोली, और आंखें बंद करने के बाद मृत्यु नाम के स्टेशन में मैं जाता। मेरे हाथ में रहती सिर्फ यात्रा बीच में, फिर ट्रैवल मेक्स अ स्माइल। अगर वो मैं देखने पाता, ये भी नहीं देख पाता, तो हंसने में क्या है? स्माइल इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल, इसमें निर्भर होता है। लेकिन वो बहुत कम हंसते हैं लोग, यही प्रॉब्लम, बहुत गंभीर रहते हैं लोग। महाराष्ट्र लोग तो बहुत ही गंभीर। अगर ये पूरी कॉलोनी महाराष्ट्र की देती तो ये चौपा नहीं होता। अगर एलिवेटर में, लिफ्ट में अगर दो मराठी मानुस इकट्ठा आते हैं वहां पे, तो अपने अपने फ्लोर का बटन दबा के चेहरे पे ऐसे भाव कि सच्चाई में ऊपर चले, तो ये बदलना चाहिए। दुर्भाग्य से यूनो ने जब अभी रिसर्च किया था, तो पूरी पृथ्वी पे जो देश है उसमें से प्रसन्न देश कौन से हैं, उसमें भारत का नंबर 135 है। और दूसरी बात ऐसी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे ऊपर है, जहाँ पे राजकीय अस्थिरता है, आर्थिक अस्थिरता है। वो लोग ऊपर क्यों है? क्योंकि जिंदगी की तरफ देखने का रवैया अलग है। ये जो आनंद लेना है वो आनंद हम नहीं लेते। और ये कहाँ से शुरू होता है? पति पत्नी से शुरू होता है। ऐसा मेरा घर से शुरू होता है, बाकी माँ बाप से, पति पत्नी से होता है। The success of married life lies in the fact that both the parties conveniently misunderstand each other. मेरी पत्नी को खाना पकाते वक्त गाना गाने की आदत है, तो मैंने ऐसा समझा दिया है कि अच्छा आवाज है, अच्छी आवाज है। मैं ही उसे कहता हूँ कि रेडियो पे क्यों नहीं गाती? वो कहती मुझे कौन बुला रहा है, मतलब वैसे नहीं, मैं बंद कर सकता हूँ। मुझे तो लगता है जिंदगी शतरंज का काम है। 64 हाउसेज है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो खुद बोर्ड पे चढ़ के खेलते हैं, इसलिए प्रॉब्लम है। तो जैसे आप बोर्ड पे जाओगे तो एक घर आप ऑक्यूपाई करते हो, तो 63 बच गए बीच में। तो आप बाहर जाके खेलना है, भले कोई भी रिश्ता हो। रिश्तों में इस तरह से हर एक माँ, पिताजी, बहन, जो भी हो, पत्नी, उसको शतरंज खेलना है उनके साथ। अभी मैं कंप्यूटर पर बैठा रहता हूँ और पत्नी वहाँ चिल्लाती रहती है किचन में, हाँ खाना परोसा है, खाना नहीं आया, जल्दी आओ जल्दी आओ, पाना घेतले चला मराठी में। अभी बहुत सारी उस दिन में मेरी बदनामी हो रही थी कि इनको इतना चिल्लाना पड़ता है उपाधि के घर से। तो एक दिन मैंने तय किया, नॉर्मली 99% हस्बैंड क्या करते हैं, वो चिल्लाते हैं। तुम्हें मालूम है क्या मैं क्या काम कर रहा हूँ, आज बैंडविड्थ अच्छी मिले, नेट अच्छा चल रहा है, तो तू चिल्ला क्यों रहे? ऐसे चिल्लाते हैं। मैंने वैसे नहीं किया, मैंने क्या किया, जैसे पहले बुलाया, पानी घेतले चला, मैंने इमीडिएटली कंप्यूटर बंद किया और किचन में गया, तो ये भाजी फोड़ने स्टार्ट होती है। ये क्या है? उन्होंने कहती मुझे क्या मालूम इतनी जल्दी आओगे। मेरा कहने का मतलब है कि अगर वो गणित खेल रही है तो हम भी गणित खेलेंगे और दोनों मिलकर अगणित संसार करेंगे। ऐसा नहीं काम है और ये अच्छा है, और क्योंकि बराबर सामने गई है। जो समय दिया है कि 20-25 मिनट, क्योंकि चौपाल है ना, बहुत सारे कलाकार है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि समय ही सबका उत्तर है, क्योंकि उसका ही दिल पत्थर है। ऐसी स्थिति है। लेकिन अब जो जिस तरह से आप हंस रहे हो, मजा आ रहा है उसमें, हंसी में मंजूर से हंसने वाले की मैं लिस्ट की है मेरे मोबाइल में।
और मैं उनको हर रोज एक एक जोक बोलते रहते हैं। मेरे घर में एक सिस्टम है, मैं, मेरी पत्नी और मेरी बच्ची, हम तीनों एक दूसरे को हर सुबह जागने के बाद एक जोक बोलते हैं। तो पहले दिन शाम को ढूंढ के रखने का, दूसरे दिन सुबह बोलने का। अभी सुबह टाइम में रहता तो जोक भी छोटा रहता है, ऐसा नहीं रहता। हम अंग्रेजी सिखाने वाली टीचर क्लासरूम में आके उसने पहले बच्चे से पूछा, इन विच स्टेट डू यू स्टे, कौन से राज्य में रहते हो? तो बच्चे ने कहा महाराष्ट्र। तो टीचर ने कहा स्पेलिंग बोलो। तो बच्चा कहता इन दैट केस गोवा। छोटे छोटे जोक्स रहते हैं। मेहमान आए, उन्होंने बेल दबाई, नौकर ने दरवाजा खोला, साहब है क्या? मेरे महाबलेश्वर है। तो मेहमान ने पूछा मजा करने के लिए? तो नहीं, मैडम साथ में है। देखिए, if you cannot create humor, अगर आप ह्यूमर क्रिएट नहीं कर सकते तो आउटसोर्स करो, सिंपल बात है ना। चलो 6:30 में मैं एक आखिरी जोक बोलता हूँ और फिर रुक जाता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जोक। कोकण एरिया में पुराने ज़माने में नारियल के जो पत्ते रहते हैं उनको निकाल कर उसके एक ये बनाते हैं, गीला करके सुखा कर पार्टीशंस बनाते हैं एक दूसरे से, और उस पार्टीशन से पहले टॉयलेट तैयार करते थे। तो संडास मानते थे उसकी सहायता से। तो ये इस जोक में ये पॉइंट है, इसलिए पहले इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो एक बाप अपने बच्चों से स्टोरी कह रहा है कि जॉर्ज वॉशिंगटन के पिताजी ने एक पेड़ लगाया था, वो 50 फीट बड़ा हो गया, तो किसने तोड़ दिया उस इतने बड़े हुए पेड़ को? सच बोलो मैं माफ़ करूँगा। तो वॉशिंगटन ने कहा कि पिताजी मैंने तोड़ा वो पेड़। तो पिताजी ने उसको माफ़ कर दिया। वैसे आप बताइए, बच्चों से कहा कि मैंने नदी किनारे संडास तैयार किया था नारियल के पत्तों से पार्टीशन बना के, तो उस टॉयलेट को नदी में कितने फेंक दिया धक्का मार। तो बहुत देर तक कोई बोला नहीं। फिर एक बच्चा बोला, पिताजी बापू मैंने उसको धक्का दे के गिरा दिया। तो बापू ने उसको देर डराना मारना शुरू किया। तो बच्चे ने कहा, पिताजी आपने कहा था सच बोलूँ तो माफ करने वाले थे, मार क्यों रहे हो? तो पिताजी कहते हैं, आप एक गधे, वॉशिंगटन ने जब पेड़ तोड़ा तब बाप पेड़ पे नहीं बैठा था। आखिरी सवाल ये है आपसे कि अगर यही जोक मैंने वापस कहा 5 मिनट के बाद, तो आप अभी जैसे हंसे वापस नहीं हंसते, तो आज जो कि मिनट सबसे अगर उसी जोक पे फिर हंसने का दिल नहीं है ना, तो उसी दुख पे वापस रोने का भी अधिकार नहीं है। अगर रोना निश्चित है तो वैरायटी दुख में रहो। खैर ऐसे हंसते रहो, मजा आता है सुबह उठने के बाद, और सबको हंसाते रहो। और यही और क्या है जिंदगी, और कुछ जिंदगी नहीं है। मुझे तो ऐसे लगता है, और वो मैं ये जो ट्रिब्यूट है मेरे पास वो मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। फिर एक बार शिखर को माइक वाले के लिए भी बहुत तालियां बजा, अच्छी माइक हमारे जो एक पात्री टॉक शोज करने वाले जो लोग हैं मेरे जैसे, उनके लिए ये सबसे अहम बात रहती है। क्योंकि मैं तो बैठ के करता हूँ, वो स्टैंड अप कॉमेडी नहीं, वैसे और कॉमेडी मतलब उसमें तत्वज्ञान भी बोलता हूँ। तो लेकिन पेमेंट का, और वो बाउंस हो गया, तो बाद में 3-4 महीने लगे उसको वसूल करने में पैसे। फिर अगले साल वापस बुलाया था क्योंकि प्रोग्राम अच्छे हो गए थे, लेकिन मुझे अभी दूसरी बार चेक नहीं चाहिए। लेकिन अभी डायरेक्ट बोलना बुरा लगता है ना, तो मैंने जैसे कालिदास नाट्यगृह का कर्टन खुला तो सामने बैठा था ऑर्गेनाइजर, तो मैंने माइक का उपयोग किया, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो कैश कैश, हेलो, तो सब हंसने लगे। मेरा पिछले साल मैंने चेक धन्यवाद।